Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video we are going to discuss about important character sketch and important questions with solution of your novel The Invisible Man. ओके इस पूरी वीडियो के अंदर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज कैरेक्टर स्केच मिल जाएंगे जो आपको पढ़ने हैं अपने एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश के लिए। आपको बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। कल आपका एग्जामिनेशन है, आई नो, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई बड़ी चीज़ नहीं आने वाली है। जो आपने पढ़ा है वही आएगा। राइटिंग सेक्शन में ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, सभी फॉर्मेट्स वहाँ पर इंपॉर्टेंट थे जो भी, वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उसको जाकर ज़रूर देखिए। एज वेल एज जो टिप्स मैंने आपको दी थी, टॉपर की आंसर शीट एनालाइज करवाई थी, एज वेल एज जो टिप्स दी थी उसकी वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लास्ट मिनट टिप्स हैं, प्लीज़ फॉलो करना। जो गलतियाँ मैंने आपको बताई हैं वो आप प्लीज़ मत करना, अदरवाइज चाहे कितना भी पढ़ लो उन गलतियों करोगे तो नंबर कट जाएंगे। ओके, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ केम्प एंड ग्रिफिन। यानी कि ये क्वेश्चन से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर केम्प और ग्रिफिन का आपको कैरेक्टर पता चल जाएगा, जिससे आप उसके कैरेक्टर स्केच को भी लिख सकते हो। ओके, जो डॉक्टर केम्प था वो पहला पर्सन था जिसने कि फियरलेस यानी कि बिना डरे इनविजिबल मैन के जो एक्सिस्टेंस को पता लगा लिया था, उसको पता चल गया था वो इनविजिबल मैन है। एज वेल एज वो एक बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा साइंटिस्ट था और वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिससे वो होप कर रहा था कि उसको फेलोशिप मिल जाएगी रॉयल सोसाइटी के अंदर। एज वेल एज वो एक लंबा स्लेंडर यंग मैन था विद फ्लेक्सन हेयर और वाइट मुस्टेक यानी कि वाइट दाढ़ी थी। ही हैड अ रेशनल एंड लॉजिकल अप्रोच टू हैपनिंग्स अराउंड हिम। यानी कि वो एक साइंटिस्ट था, इसलिए वो हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक देखता था, तो उसके आसपास जो भी चीज़ हो रही है तो उसका लॉजिक ज़रूर ढूंढने की कोशिश करता था। ही वॉज रिडिक्यूल्ड विद द आइडियाज ऑफ द इनविजिबल मैन। इनविजिबल मैन के जो आइडिया था बेसिकली कि कोई पर्सन इनविजिबल भी हो सकता है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो गया था। एज वेल एज ही फेल्ट दैट दोज बिलीव इन सच एब्सर्ड बीइंग आर वर्थलेस। यानी कि जो विश्वास करते हैं इनविजिबल मैन जैसी चीज़ों पर वो बिल्कुल वर्थलेस होते हैं, ऐसी चीज़ कोई होती नहीं है। मिस्टर कैम्प वॉज अ कीन ऑब्जर्वर एंड अ सेल्फ कॉन्फिडेंट साइंटिस्ट। यानी कि वो बहुत ही शार्प माइंडेड इंसान थे। एज वेल एज वो काफ़ी जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते थे और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट साइंटिस्ट थे। ही वॉज नॉट शॉक्ड ऑन कमिंग फेस टू फेस विद द इनविजिबल मैन। जब इनविजिबल मैन बाकी लोगों से फेस टू फेस आए तो लोग डरे उनको देखकर, क्योंकि वो इस तरीके से अपीयरेंस थी उनकी। लेकिन जब वो डॉक्टर कैम्प के सामने आया ना, तब वो डॉक्टर कैम्प बिल्कुल भी नहीं डरे उसको देखकर। उन्होंने बहुत ही काम तरीके से, कंपोज्ड मैनर से पूरी स्टोरी सुनी ग्रिफिथ की। ओके, उसके बाद हाउएवर जैसे उनको पता चला उसकी स्टडी के बारे में और जैसे उन्होंने सभी रिपोर्ट्स को पढ़ा इनविजिबल मैन की, एज प्रिंटेड बाय द न्यूज़पेपर, ही राइट्स अ नोट टू द पुलिस चीफ कॉलोनल एडी टू कम एंड अरेस्ट दिस क्रिमिनल। जैसे उसने सब कुछ पढ़ा उसके बारे में, फिर न्यूज़पेपर में उसके बारे में पढ़ा इनविजिबल मैन के बारे में, तो उन्होंने ऑफिसर को वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस चीफ को इन्फॉर्म कर दिया और कहा इसको लेकर चले जाएं। उसी के बाद कॉलेज के अंदर कैम्प जो था वो हमेशा से ग्रिफिन का सीनियर रहा था, बट कैम्प जो था वो नॉट वायलेंट नहीं था वो, ठीक है। ही वॉज नॉट इम्पल्सिव एंड हैड अ लॉजिकल थिंकिंग। ग्रिफिन जो था बहुत ही वायलेंट था, एक तरीके से वो चीज़ों को बहुत इम्पल्सिव तरीके से सोचता था, लेकिन ये बहुत काम तरीके से सोचते थे, लॉजिकल तरीके से सोचते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कंपेरिजन क्या आ गया है, ऑन द अदर हैंड जो ग्रिफिन था वो बाउंडलेस एम्बिशन का था, बिकेम एंटी सोशल एज वेल एज आइसोलेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि पूरे वर्ल्ड से छुपा लिया था अपने आप को अपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। इन दिस परस्यूट ही लूजेस हिज ह्यूमैनिटी। उसने अपनी इंसानियत खो दी थी, उसने अपने आप को अलाउ कर रखा था टू बिकम अ स्लेव ऑफ नेगेटिव फोर्सेज। जबकि जो कैम्प था ही अर्न्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीडर्स फॉर द क्वालिटीज ऑफ फियरलेसनेस एज वेल एज डिटर्मिनेशन दैट एम्प्लॉयज टू रेस्क्यू एवरीवन फ्रॉम द एविल इनविजिबल मैन, ठीक है। उसको बाद में ये भी तरीके से पहचाना गया, ठीक है, कि उसने बचाया इनविजिबल मैन से सभी लोगों को। इनविजिबल मैन जो कि गंदा आदमी था, उससे सभी लोगों को डॉक्टर कैम्प ने बचाया, ठीक है। इससे पता चलता है कि डॉक्टर कैम्प कितने अच्छे इंसान थे और ग्रिफिन कितना बुरा इंसान। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट फोर्स्ड ग्रिफिन टू बिकम अ बैंडेज रैप्ड अप मिस्ट्री, ठीक है। ग्रिफिन इनविजिबल मैन कैसे बना, ये होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। उसने अपने आप को बैंडेज में रैप क्यों कर रखा था, ऐसा वो क्यों बन गया था, ठीक है। उसकी इनविजिबिलिटी की वजह से ग्रिफिन जो है ही कुड नॉट गो आउट इन द कोल्ड, ठीक है, द फॉलिंग, क्योंकि बहुत ठंड थी तो उसको ठंड भी लग रही थी। वो तो सिर्फ इनविजिबल था लेकिन पर्सन तो वो था ना, इसलिए उसने क्या किया,
he would create an outline of his body, thus detecting his presence. The cold would also make him sneeze, and this imprints of his feet in the mud would also show. ठीक है, मिट्टी के अंदर उसके पैरों के निशान भी दिखेंगे, वो अगर उसको ठंड लग गई तो वो छींकेगा भी, जिससे अगर वो इनविजिबल भी होगा तो भी लोगों को शक होने लग जाएगा। इस कंडीशन के अंदर उसने क्या सोचा कि अगर वो इनविजिबल है तो भी वो ही कुड गेट हिट बाय पीपल, कुड ऑल्सो गेट रन ओवर बाय द कैरियजेस। इन ऑर्डर टू get himself some clothes and a face mask, he entered a costume shop. The owner, suspecting his presence, chased him all over the place. Griffin had to get, देखिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाली हूँ, यहाँ पर क्या होगा आपको सिर्फ क्वेश्चन बता देती हूँ, आप उसके आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ग्रिफिन स्टैंड्स फॉर साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, यानी कि ग्रिफिन साइंटिस्ट तो बहुत अच्छा था, उसने साइंस की चीज़ों को, देखिए खुद वो इनविजिबल हो गया, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन ह्यूमैनिटी नहीं थी, इंसानियत नहीं थी। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना है, इसके बारे में पूरा आंसर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो हर बार ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है और कई बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि आपको जो टाइटल है नॉवल का द इनविजिबल मैन, इसको जस्टिफाई करना है, यानी कि आपको पूरा प्रॉपर स्टोरी के बारे में बता देना है इसके अंदर, और आपका पूरा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फाइनल चेज वेयर द हंटर इज हंटेड, यानी कि आपको डिस्क्राइब करना है वो प्लॉट, मैंने आपको पहले ही कहा था नॉवल में से क्वेश्चन आते हैं प्लॉट, थीम या फिर कैरेक्टर, यानी कि क्या हुआ था, ठीक है, क्या थीम है चैप्टर का, या फिर आप कहिए किसी कैरेक्टर के बारे में। तो कैरेक्टर और थीम में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्लॉट इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस प्लॉट के बारे में लिखना है जहां पर शिकारी खुद शिकार बन गया, ठीक है, इनविजिबल मैन खुद एक शिकार बन गया। आपने इससे क्या सीखा आपको वो लिखना है, यहाँ पर पूरा इंसिडेंट आप बताएंगे, उसके बाद क्या आपको सीखने को मिला आपको वो यहाँ पर बताना है। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्या समझोगे आप सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टर स्केच में आपको क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर के, वो आप ध्यान रखिएगा। मिसेस हॉल, जिनका पूरा नाम था जेनी हॉल, जो किसकी वाइफ थी, मिस्टर हॉल की, शी वॉज द ओनर ऑफ कोच एंड हॉर्सेज इन, ठीक है, उनका कैरेक्टर कैसा था, हॉस्पिटेबल, कंसिडरेट, एज वेल एज बहुत ही डाउन टू अर्थ वुमेन थी, एज वेल एज वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल अटेंशन देती थी अपने गेस्ट को, एज वेल एज वो काफ़ी अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, डिवोटेड थी, अपने काम को अच्छे से करती थी और 100% देती थी। अपने जो स्ट्रेंजर जब आया था इनके अंदर जब स्ट्रेंजर आया था तो उन्होंने अपना 100% दिया था कि वो उसको अच्छे से अच्छी होस्ट साबित हो सके, ठीक है, अच्छी मैनेजर साबित हो सके, इसलिए यहाँ पे दिया भी हुआ है गुड मैनेजर, एज वेल एज बहुत ही डोमिनेंट वाइफ थी और विलेजेस के साथ काफ़ी फ्रेंडली थी, ठीक है, ये इनका कैरेक्टर हो गया। उसके बाद आते हैं मिसेस हॉल की बात हो गई तो मिस्टर हॉल पर भी आ जाते हैं। उनका पूरा नाम तो जॉर्ज हॉल, वो हस्बैंड थे मिसेस हॉल के, वो को ओनर थे ऑफ द कोच एंड हॉर्सेज इन, ओके, वो नेचर से काफ़ी लेजी थे। ही लीव्स द इन टू द केयर ऑफ हिज वाइफ, ठीक है, वो इनको किसके भरोसे छोड़ के जाते थे, अपनी वाइफ के भरोसे, एज वेल एज काफ़ी अच्छे नेचर के थे, एक्सट्रीमली सोशिएबल, यानी कि लोगों से घुलते मिलते थे, कोऑपरेटिव विद वाइफ, अगर उनकी वाइफ डोमिनेंट थी तो वो अपनी वाइफ की बात चुपचाप मान लेते थे, उनकी बातों को मानते थे, काम भी करते थे। ही हैव अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, यानी कि वो ड्रिंकिंग की हैबिट थी उनको। जब डॉग जो है बाइट करता है ग्रिफिन को तो जॉर्ज हॉल क्या करते हैं, ही फॉलोज हिम टू सी कि वो सही है या नहीं, एज वेल एज वो शॉक हो जाते हैं देख के कि एक पर्सन है जिसकी आर्म नहीं है, यानी कि उसका हाथ नहीं है, वो वेव कर रहा है उसकी तरफ, यानी कि मिस्टर हॉल की तरफ वेव कर रहा है, जिसका हाथ नहीं है, आर्म नहीं है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं मिस्टर कस। अब मिस्टर कस कौन थे, ही वॉज डॉक्टर कस कौन थे, ही इज अ डॉक्टर ऑफ इपिंग विलेज। हिज इंटरेस्ट वॉज अराउज्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ बैंडेज स्ट्रेंजर एंड 1001 बॉटल्स। जब देखिए उसका लगेज खुला था, उसके अंदर बहुत सारी बॉटल्स निकली थी, तो उनका इंटरेस्ट यहीं पर आ गया था कि इन सब बॉटल्स के बारे में उन्हें जानना था। ही वेंट टू मीट स्ट्रेंजर अंडर द प्रेजेंस ऑफ आस्किंग डोनेशन बट वॉज स्केर्ड, ठीक है, वो स्ट्रेंजर से मिलने तो पहुंच गए एक बहाना बनाकर डोनेशन मांगने के लिए, लेकिन वो उससे डर भी गए। अलॉन्ग विद बंटिंग के साथ वो वहाँ पर गए, उन्होंने ट्राई किया टू इन्वेस्टिगेट द पेपर्स डायरीज ऑफ द स्ट्रेंजर, ठीक है, जो पेपर्स वहाँ पे रखे हुए थे, जो डायरीज रखी हुई थी, उन्होंने ट्राई किया कि वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। किसके साथ गए थे, बंटिंग के साथ। उसके बाद कॉलोनल एडी कौन थे, ही वॉज अ लॉ अबीडिंग चीफ, जिसको किसने बुलाया था, कैंप ने, ओके। ही वॉज पुलिस इन द टाउन ऑफ द पोर्ट बर्डक, ही वॉज अ ब्रेव पुलिस ऑफिसर। वो पहुंचते हैं एट कैंप हाउस जब इनविजिबल मैन जो है वो कैंप के हाउस पर ही होता है। मोस्टली फॉलोज कैंप सजेशन, कैंप जैसे जैसा उनको बोलता जाता है वो ऑफिसर करते जाते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं जनरली।
ग्रिफिन को जुडिशियली प्लान्स द कैंपिंग अगेंस्ट द इनविजिबल मैन, यानी कि वो पूरा कैंपेन बनाते हैं अगेंस्ट द इनविजिबल मैन कि उसको कैसे ट्रैप किया जाए, कैसे अरेस्ट किया जाए। एज वेल एज एंड में क्या होता है, ही वॉज शॉट बाय द इनविजिबल मैन विद केम्स रिवॉल्वर, उनको गोली मार दी जाती है, ऑफिसर को गोली लग जाती है। कौन मारता है उनको गोली? इनविजिबल मैन। किससे? कैंप की रिवॉल्वर से। इतना गंदा होता है इनविजिबल मैन कि वो उस ऑफिसर को ही मार देता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि वो उसने साइंस को तो फॉलो किया बट विदाउट ह्यूमैनिटी। उसके बाद विकार बंटिंग। विकार बंटिंग कौन थे? मिस्टर बंटिंग वॉज द स्टीम्ड विकार ऑफ इपिंग विलेज। बहुत ही ब्रेव मैन थे। जब बर्गलरी हुई थी विकारेज के अंदर, वो ही वॉज एग्जिबिटेड करेज इन द प्लेस ऑफ पैनिक। ठीक है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत थी, वो पैनिक नहीं करे थे, बहुत ही ब्रेव पर्सन थे। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू लोकेट एंड कैप्चर ट्रेसपासर, अकम्पनीड कस टू इन्वेस्टिगेट कोडेड बुक्स ऑफ ग्रिफिन। देखिए, अभी हमने कस के बारे में पढ़ा था ना कि वो ग्रिफिन के रूम के अंदर उसकी डायरीज वगैरह को, पेपर्स वगैरह को इन्वेस्टिगेट करने गए थे। तो किसके साथ गए थे? बंटिंग के साथ। ओके, ही वॉज अ मैन ऑफ रिलीजन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन था सोसाइटी का। तो उसने काफ़ी हेल्प भी की थी जो यहाँ पर डॉक्टर कस थे उनकी। उसके बाद बॉबी जेफर्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ इनके बारे में थोड़ी नॉलेज रख कर जाइएगा, कुछ नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। कांस्टेबल ऑफ एपिंग विलेज, कांस्टेबल था एपिंग विलेज का। मैन विद सीरियस इंटेंट्स, ही कम्स फोर्थ टू अरेस्ट headless Griffin with devotion, commitment, and sincerity. He had absolute confidence in his ability to arrest any criminal, however powerful, visible or not visible. उनके अंदर ये पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो एक किसी भी तरीके के क्रिमिनल को पकड़ने की एबिलिटी रखते हैं, चाहे वो पावरफुल हो क्रिमिनल, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर क्रिमिनल हो, चाहे वो विजिबल हो या फिर नॉन विजिबल हो, दिखता भी ना हो या दिखता हो तो भी वो उसको अरेस्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉस्ट्यूम शॉप का जो ओनर था, द ओनर ऑफ द कॉस्ट्यूम शॉप इज अलर्ट एज वेल एज हैज़ शार्प ईयर्स, इवन अ लिटिल साउंड कैन नॉट एस्केप हिज सेंस ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हेन द इनविजिबल मैन एंटर्स हिज शॉप वेरी क्वाइटली ही गॉट द फीलिंग। जैसे वो चुपचाप इनविजिबल मैन उसकी शॉप के अंदर एंटर करता है तो भी उसको पता चल जाता है क्योंकि उसके ईयर्स काफ़ी शार्प थे, वो काफ़ी जल्दी सुन लेता था। फाइंडिंग, जब जैसे उसने देखा कि कोई यहाँ पर है ही नहीं, आवाज़ तो सुनाई दी लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसके बाद ही वॉज अ वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अपनी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, बहुत प्रोटेक्टिव थे अपनी चीज़ों को लेकर। अगर जब उन्हें बार बार ये सभी नॉइसेज आ रही थी, किसी के चलने की, किसी के भागने की आवाज़ें बार बार आ रही थी, तो वो काफ़ी थोड़ा सा डर गए। वो रेडी थे अपनी पिस्टल के साथ कि अगर कोई भी कंडीशन आती है तो उसको वो फेस कर लेंगे। उसके बाद टेडी हेनफ्रे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। ये एक क्लॉक को सही करने वाले बंदे थे, क्लॉक चॉबर इनको बोला जाता था। ही वॉज अ रेगुलर विजिटर एट कोच एंड हॉर्सेज इन, वहाँ पर ये जो मिसेस हॉल का कोच एंड हॉर्सेस इन जो था वहाँ पर जनरली रेगुलर विजिट करते थे अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए। तो क्या हुआ, जो मिसेस हॉल हैं उन्होंने इनविजिबल मैन की मदद कराने के लिए ही इनको लेकर के गई थी। तो ही टेक्स लॉन्ग टाइम ऑन पर्पज़। तो इसको जब जो ग्रिफिन है उसने मिसेस हॉल से कह दिया था कि आप चली जाइए, मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ और आप इनको छोड़ जाइए, अपना काम कर लेंगे तो अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर अब मिसेस हॉल तो चली गई लेकिन टेडी हेनफ्रे वहीं पर रह गए। वो क्या कर रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे कि वो उससे कन्वर्सेशन कर पाएँ, इनविजिबल मैन से, स्ट्रेंजर से वो थोड़ी बहुत बात कर पाएँ। तो वो अपने काम को बहुत ढीलेपन से कर रहे थे, जल्दी जल्दी अपना काम नहीं कर रहे थे। तो इरिटेट हो गया था ग्रिफिन वहाँ पर और उसने उसके ऊपर गुस्सा भी कर दिया था। ही वॉज क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्ट्रेंजर। ही इज़ वन ऑफ द ओपिनियन दैट स्ट्रेंजर इज आइदर सम मैड साइंटिस्ट। उसका ओपिनियन था या तो कोई पागल साइंटिस्ट है या फिर कोई क्रिमिनल है जो कि पुलिस को चाहिए और पुलिस से बचकर वो भाग रहा है। उसके गॉसिप मॉन्गर एंड मतलब एक तरीके से गॉसिप करने वाला पर्सन था और अपने व्यूज़ को शेयर करता था हर किसी के साथ जो भी उसकी चीज़ों को सुनने के लिए तैयार हो। उसके बाद चलते हैं फेरेनसाइड, अ कार्ट्समैन हु डिलीवर्स लगेज फ्रॉम स्टेशन व्हेनेवर ही इज नीडेड। उसके बाद ही इज सस्पिशियस अबाउट द स्ट्रेंजर स्टेइंग एट द कोच एंड हॉर्सेज इन। उसके पास एक डॉग्स था, उसका डॉग जो है बाइट कर लेता है स्ट्रेंजर को और वो नोटिस करता है एक डार्कनेस थ्रू अ टॉर्न पार्ट वेयर देयर शुड बी पिंक फ्लैश, यानी कि वहाँ पर पिंक फ्लैश होना चाहिए लेकिन वहाँ पर पिंक फ्लैश नहीं था, बिल्कुल डार्क होलो स्ट्रक्चर था। एंड स्टार्ट्स द स्टोरी ऑफ ग्रिफिन बीइंग आइदर अ ब्लैक मैन और अ पाइबाल्ड। ठीक है, या तो वो एक ब्लैक मैन है या फिर पाइबाल्ड पर्सन है। उसके बाद आते हैं मार्वल। पूरी स्टोरी के अंदर एक यही अकेला पर्सन था जिसका फ़ायदा हुआ, बाकी फ़ायदा हालांकि किसी का नहीं हुआ लेकिन यही एक पर्सन था जिसका फ़ायदा हुआ। एक शॉर्ट फैट रैम्प
पुअर होमलेस जॉबलेस वेंडर, स्पोर्टेड शैबी, ओल्ड फैशन क्लोथ एंड थ्राइव ऑन चैरिटी, ये सब कैरेक्टर्स हैं। ऐसा उसका स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसा वो दिखता है, ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसा पर्सन है वो। उसके बाद एक लेजी पर्सन है, हु डिड नॉट शो एनी इंटेंशन टू वर्क हार्ड, यानी कि वो कभी भी मेहनत नहीं करना चाहता था। हिज कवर्डिस डिड नॉट लेट हिम डिफाई ग्रिफिन्स कमांड, जब ग्रिफिन ने उसको बोला अपने अंडर काम करने के लिए तो इतना लेजी था कि भाई ग्रिफिन उसको एक तरीके से रूल कर रहा था, कमांड दे रहा था, तो उन कमांड्स को भी इजीली मान ले रहा था क्योंकि वो वहाँ पर ओके था। ठीक है, वो बहुत लेजी पर्सन था तो वो सब काम नहीं करना चाहता था। ही असिस्टेड ग्रिफिन मच अगेंस्ट हिम ऑन विश, ठीक है, उसने हमेशा काम किया, ग्रिफिन का हमेशा काम किया अपनी विश के अगेंस्ट जाकर भी, जब उसका मन नहीं था काम करने का तब भी उसने काम किया। मार्वल वॉज मोर ऑफ अ स्लेव दैन अकम्प्लिस इन क्राइम, यानी कि वो नौकर ज़्यादा था, एक क्राइम के अंदर पार्टनर कम था लेकिन नौकर ज़्यादा था। ही नेवर रिवील टू एनीवन दैट द 3 बुक्स ऑफ ग्रिफिन वर इन हिज पोजेशन, उसने कभी भी किसी को नहीं बताया कि जो ग्रिफिन की सीक्रेट बुक्स हैं वो हमेशा उसके अंडर ही रही हैं। ही एग्जिबिट हिज कीन बिजनेस एक्यूमेन बाय वाइजली इन्वेस्टिंग ग्रिफिन्स मनी टू ओपन एन इन, देखिए ग्रिफिन जब मर गया था ना तो उसका जितना भी पैसा था, उसकी जो बुक्स थी वो सभी इसी के काम आ गई थी। बुक्स को सेल करना शुरू किया, उसके बारे में इसने सेमिनार्स में जाकर बताना शुरू किया, एक इन खोल लिया था इसने उस ग्रिफिन के ही पैसों से, तो उससे भी प्रॉफिट आ रहा था। ही अर्नड वेल बाय सेलिंग हिज एक्सपीरियंसेस विद द इनविजिबल मैन, लोगों को स्टोरी सुना सुनाकर जो उसका एक्सपीरियंस रहा इनविजिबल मैन के साथ, उसने बहुत पैसे कमाए। उसके बाद हम आते हैं ग्रिफिन के ऊपर, ठीक है, जो इनविजिबल मैन था। ही वॉज अ मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवल, गिफ्टेड यंग साइंटिस्ट। ही शिफ्टेड हिज इंटरेस्ट, मेडिसिन से उसने अपना इंटरेस्ट कहाँ शिफ्ट कर लिया था, फिजिक्स में। नाउ ही वॉज एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विद हिज एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट करता था उसके साथ वो एक्सट्रीमली काफ़ी ऑब्सेस्ड था। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द फिनोमिना ऑफ द इनविजिबिलिटी, ठीक है, वो बहुत ही फैसिनेट था कि भाई इनविजिबल कैसे होते हैं, एक पर्सन गायब कैसे हो सकता है। वेरी सीक्रेटिव बाय नेचर, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखता था अपने अंदर, अपने ज़्यादा सोशल बातें नहीं करता था, यानी कि लोगों से घुलता मिलता नहीं था, वो सोशल पर्सन नहीं था, इसीलिए काफ़ी सीक्रेटिव नेचर का था। तो वो अपनी बुक्स को भी कोड्स में ही लिखता था। ही हाइड्स द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सीड्स फ्रॉम हिज प्रोफेसर, ठीक है, अपने सक्सेस का जो सीक्रेट था उसने अपने प्रोफेसर तक से छुपाया था। उसके बाद ही राइट्स द बुक इन कोड्स, उसके बाद सोशिएबल पर्सन था, यानी कि कभी भी लोगों से बात नहीं करता था, मीट एंड ग्रीट नहीं करता था। रिवेंजफुल पर्सन था, वायलेंट पर्सन था, यानी कि मतलब ये था कि मार के बदले मार है और रिवेंज बदला ज़रूर लेता था। क्रिमिनल माइंड वाला पर्सन था। ही रॉब्ड, उसने अपने खुद के पापा जो थे उनके यहाँ पर चोरी कर ली थी और उसे कोई गिल्टी फील नहीं हुआ था, कोई बुरा नहीं लगा था उस सब के बारे में कि उसके पापा ने उसकी वजह से सुसाइड कर लिया, ठीक है, उसकी वजह से उसके पापा की जान गई, उसको उसका भी कोई फर्क नहीं था। उसके बाद वो रूल करना चाहता था पूरे वर्ल्ड को, अनलेश अ रेजन ऑफ टेरर। ही एम्प्लॉयज मार्वल फॉर हिज सर्विसेज बट इल ट्रीट्स हिम, अपनी सर्विस के लिए, अपने अपने काम, क्योंकि देखिए हर जगह वो तो नहीं जा सकता था, तो अपने काम कराने के लिए उसने क्या किया, मार्वल को अपना एज अ एम्प्लॉय रखा, लेकिन उसके साथ भी कभी अच्छा बिहेवियर नहीं रखा। ही वॉज रेडी टू किल हिज ओल्ड फ्रेंड, उसका जो पुराना सीनियर था, उसका दोस्त था डॉक्टर केम्प, उसको भी मारने के लिए वो तैयार था, जिसने उसे एक टाइम पर खाना दिया, रहने को घर दिया। और उसके बाद इसी सब रीजंस की वजह से ही मेट विद एन ट्रेजिक एंड, ठीक है, लास्ट में वो मारा ही गया था। डॉक्टर केम्प कौन था? ही वॉज अ साइंटिस्ट लिविंग इन टाउन ऑफ पोर्ट बर्डक, टॉल एंड स्लेंडर, हैज फ्लेक्शन एंड वाइट मुस्टेक। देखिए हमने पहले वाले आंसर में जो डिस्कस किया था वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं इनके पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर भी, ठीक है। हम एक बार स्क्रॉल कर देते हैं। ही वॉज सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, इंडस्ट्रियस पर्सन, काफ़ी एम्बिशियस पर्सन थे, अपने गोल के बारे में बहुत क्लियर थे। वॉन्ट्स फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी, ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिससे उनको होप थी कि उनको फेलोशिप मिल जाएगी रॉयल सोसाइटी के अंदर। लॉ अबाइडिंग पर्सन थे, लॉज को फॉलो करते थे, मेंटेन रखते थे सेंस ऑफ मेच्योरिटी, काफ़ी मेच्योर पर्सन थे। उन्होंने ही जो लोकल पुलिस है, चीफ पुलिस को इन्फॉर्म किया था ग्रिफिन्स के प्लान के बारे में कि वही वो क्या रेन ऑफ टेरर के बारे में सोच रहा है और वो ऐसी कंडीशन क्रिएट करने वाला है। उन्होंने एडवाइस किया था एड को कि वो ग्लास पाउडर का यूज़ करे रोड के ऊपर, ताकि जब भी ग्रिफिन जो है वहाँ पर चलेगा तो उसके पैर के निशान वहाँ पर छप जाएंगे और उनको ग्रिफिन को पकड़ने में आसानी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एड की डेथ हो गई थी। ही पुट्स हिज ओन लाइफ इन जियोपार्डे व्हेन ग्रिफिन चेजेस हिम, यानी कि उन्होंने खुद की लाइफ को डेंजर में डाला था जब ग्रिफिन उसको पकड़ रहा था।
ओके सभी के कैरेक्टर के बारे में पता चल गया आपको। ये सभी जो वर्ड्स मैंने आपको बताए, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स मैंने बोले कि एक कैरेक्टर के अंदर ये बात खास है, ये बात खास है, इसको ज़रूर इंक्लूड करना जब भी आप कैरेक्टर स्केच लिखोगे। ओके सो गाइज विद दैट सेड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। अच्छे से एग्जाम करके आना, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही आने वाला है। और अगर नहीं भी आता है तो भी आप उसके आसपास की चीज़ें लिख कर आ जाओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया है, लाइक ज़रूर कर देना। विद दैट सेड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।